साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रतिदृष्टि नामक करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई, जिसमें 1 मई 2021 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपके आगामी जो भी परीक्षाएं होनी है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो इसमें पहला सेक्शन है राष्ट्रीय घटनाक्रमों की, उनको यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसके पहले वीडियो में जिन चीज़ों की हमने चर्चा की है, उससे आगे के जो राष्ट्रीय घटनाक्रम की चीज़ें हैं उनको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं कारवी आंगलोंग समझौते के बारे में। देखिए, 4 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री और कारवी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, जिसे शॉर्ट में आप KAAC कह सकते हैं, के प्रतिनिधियों एवं 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच कारवी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ। इस बातचीत में शामिल होने वाले जो महत्वपूर्ण प्रतिनिधि गुट रहे हैं, उसमें आपका पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कारवी लोंगरी, दूसरा कारवी लोंगरी नॉर्थ चाचर हिल्स लिबरेशन फ्रंट, तीसरा कारवी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स, चौथा कुकी लिबरेशन फ्रंट और पांचवा है यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी। इस समझौते के तहत 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के, ये जो 5 की हमने ऊपर चर्चा की है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इन 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के 1000 से ज़्यादा सशस्त्र उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए हैं और हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए। कारवी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए जाएंगे तथा कारवी आंगलोंग स्वायत्त परिषद अर्थात KAAC के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले कारवी लोगों के विकास के लिए असम सरकार द्वारा कारवी कल्याण परिषद का गठन किया जाएगा। असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कारवी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करना या किया जाएगा। कारवी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि में संशोधन किया जाएगा तथा साथ ही कारवी आंगलोंग क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान को सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। उग्रवादियों के पुनर्वास का प्रावधान भी समझौते में शामिल है। इसके अतिरिक्त अब हम यदि बात करें कारवी आंगलोंग क्षेत्र के बारे में, तो कारवी आंगलोंग मध्य असम में स्थित एक बड़ा जिला है तथा बृहद निर्जातीय तथा आदिवासी समूहों जैसे कि कारवी, डिमांशा, बोडो, कुकी, हमार, तिवा, गारो, मान, रेंगमा, नागा आदि का मिलन बिंदु है। इन आदिवासी समूहों में कारवी का प्रमुख स्थान है, जो कि अपने विद्रोही गुटों के माध्यम से अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? 1980 के दशक के उत्तरार्ध से। आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 के बारे में, तो 26 अगस्त 2021 को नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास संस्थान या विकास मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को स्थानीय बनाने की दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड बेसलाइन रिपोर्ट 2021-22 के पहले संस्करण को जारी किया है। ये जो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है और डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा एक अपनी तरह का पहला संयुक्त प्रयास है। तो ध्यान रखिए इसमें कौन कौन शामिल है। यह सूचकांक नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स पर आधारित है एवं SDG प्राप्त करने की दिशा में क्षेत्र और उसके जिलों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। NERDSDGI अर्थात पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 पूर्वोत्तर के 8 राज्यों, इन 8 राज्यों में कौन कौन शामिल हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों की प्रगति को उन 84 संकेतकों के आधार पर मापता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क से संबद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 84 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है। ये 84 संकेतक 15 वैश्विक लक्ष्यों को शामिल करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें 17 टारगेट हैं, 17 लक्ष्य हैं, परंतु यहाँ पर केवल 15 लक्ष्यों को ही टारगेट किया जाता है। प्रत्येक जिला हेतु NER SDG इंडेक्स या SDG वाइज
15 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर स्कोर की गणना करता है। SDG 14 और 17 को इस गणना से बाहर रखा गया। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के गोल नंबर 14 और गोल नंबर 17 है, इसको इसमें काउंट नहीं किया जाता या उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, प्रत्येक जिले के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है। यदि किसी जिले ने 100 अंक प्राप्त कर लिया तो इसका अर्थ है कि उस जिले ने वर्ष 2030 हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। सूचकांक में 75.87 अंक के साथ पूर्वी सिक्किम जिला पहले और 75.73 अंक के साथ गोमती और उत्तरी त्रिपुरा दूसरे स्थान पर हैं। रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के 103 जिलों के अंक 53 से लेकर के 75.87 तक विस्तृत है, जिसमें 53 अंक के साथ नागालैंड के किफिरे अंतिम स्थान पर है। रैंकिंग में 103 जिलों में से 64 जिले समग्र अंक और रैंकिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अग्रणी श्रेणी अर्थात फ्रंट रनर के अंतर्गत हैं। मतलब 103 में से 64 जो हैं वो फ्रंट रनर है, अग्रणी श्रेणी में है, जबकि 34 जिले अच्छा प्रदर्शन अर्थात परफॉर्मर की श्रेणी के तहत आते हैं। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्रणी श्रेणी में है, ठीक है, फ्रंट रनर की श्रेणी में है, जबकि कोई भी जिला आकांक्षी या अर्थात एस्पिरेंट या लक्ष्य प्राप्तकर्ता अचीवर की श्रेणी में शामिल नहीं है। आगे बात करते हैं इसमें सिक्किम की राज्य मछली के बारे में। तो 18 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने कॉपर महिसीर जिसे स्थानीय रूप से कैटली कहा जाता है को राज्य पक्षी घोषित किया है। कॉपर महिसीर का वैज्ञानिक नाम नियोलीसोचिलस हेक्सागोनोलेपिस है। यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता एवं रंगित नदियों तथा उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। वर्ष 1992 में 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो लखनऊ ने कैटली मछली को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया था। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुषियन ने इसे लुप्तप्राय श्रेणी अर्थात इंडेंजर्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो एक प्रकार से यह क्या है, इसकी श्रेणी क्या है, लुप्त प्राय प्रजाति की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसने कॉपर महिसीर को अपनी राज्य मछली बनाया है, सिक्किम ने घोषित किया है। ठीक है, और ये भी यहाँ फैक्ट याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के या राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में है। आगे चलते हैं भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 के बारे में। तो 25 जून 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता ISAC 2020 की घोषणा की है। इन पुरस्कारों की घोषणा 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशनों स्मार्ट सिटीज मिशन अमृत अर्थात अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तथा तीसरा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की 6वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की गई थी। ठीक है, तो ये जो घोषणा है वो ये जो 3 योजना है, इन 3 योजनाओं के स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की 6वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। गौरतलब है कि ये तीनों योजनाएं शहरी कायाकल्प के लिए एक दूरदर्शी कार्यक्रम का हिस्सा थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ISAC अर्थात भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता 2020 में उत्तर प्रदेश ने राज्य कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। वहीं ये जो पुरस्कार है ISAC 2020 के तहत सिटी अवार्ड के संयुक्त विजेता के रूप में इंदौर और सूरत को घोषित किया गया। मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात का सूरत, इनको संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर घोषित किया गया है सिटी अवार्ड के रूप में। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में स्मार्ट सिटीज में सूरत एकमात्र विजेता था। ISAC 2020 केंद्र शासित प्रदेश अवार्ड का विजेता चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ है। उसके बाद वाराणसी दूसरे स्थान पर और रांची, झारखंड का रांची तीसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 के तहत सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिपरी चिंचवाड़ तथा बड़ोदरा शीर्ष 9 प्रदर्शनकर्ता शहर हैं, जिन्हें 4 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। ठीक है,
तो 9 प्रदर्शनकर्ता शहर कौन से हैं? सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिपरी, चिचवाड़ तथा बड़ोदरा। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम मिशन की। तो 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम या ताड़ मिशन, जिसे नमो ओप कहते हैं, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पॉल्म की शुरुआत को मंजूरी प्रदान की। कब? 18 अगस्त को। ठीक है, तो इसमें एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च। इस मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस मिशन के उद्देश्य क्या हैं? तो वर्ष 2025-26 तक ऑयल पॉम के 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को आच्छादित करना है और अंततः इसे बढ़ा करके 10 लाख हेक्टेयर करना है। कच्चे ताड़ तेल क्रूड पाल्म ऑयल के उत्पादन को वर्ष 2025-26 तक 11.2 लाख टन व वर्ष 2029-30 तक 28 लाख टन तक पहुंचाना है। 25-26 तक 11.2 लाख टन और 2029-30 तक 28 लाख टन तक पहुंचाना है। उल्लेखनीय है कि तिलहन उत्पादन वर्ष 2014-15 के 275 लाख टन से बढ़कर के 2020-21 में 365.65 लाख टन तक पहुंच गया है। ठीक है, इस योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। कुल परिव्यय में से 8,844 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 2,196 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 के बारे में। तो 15 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने प्रदेश सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट, ध्यान रखिए, विधेयक है, अधिनियम नहीं है। इस रिपोर्ट के साथ ही विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का मसौदा भी प्रदेश सरकार को सौंप दिया। अपने मूल स्वर में विधेयक का यह मसौदा एक बच्चा नीति को प्रोत्साहित करता था, 2 बच्चा नीति पर आधारित है। इसमें उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने और उसे स्थिर बनाए रखने संबंधी प्रावधान किए हैं। विधेयक के मसौदे में यह प्रावधान है कि किसी दंपत्ति को 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर उसे कई तरह की सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसे राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। राशन कार्ड में परिवार के अधिकतम 4 सदस्यों की सीमा तय कर दी जाएगी। राज्य सरकार से विभिन्न मदों में मिलने वाली सब्सिडी नहीं प्रदान की जाएगी तथा प्रदेश में सरकारी नौकरी में आवेदन पर रोक और नौकरी में रहते हुए 2 से अधिक बच्चे होने पर प्रोन्नति प्रमोशन से वंचित कर दिए जाने जैसे प्रावधान शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि इस कानून के मसौदे में 2 से अधिक बच्चे होने पर पंचायतियों में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे लोग जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है और वह इन कानूनों के प्रावधान का पालन करते हैं तो उन्हें पानी, बिजली, गृह कर, गृह लोन जैसी कई सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। आगे बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये अभी तक विधेयक है, अधिनियम नहीं है, ये कानून नहीं बना है। जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क के बारे में बात करें तो 14 अगस्त 2021 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का उद्घाटन किया। यहाँ ज्ञातव्य है कि 25 जनवरी 2021 को अमरिंदर सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी गई थी। इस पार्क की स्थापना पंजाब के अमृतसर जिले में रणजीत एवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क में की गई है। मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में जलियांवाला बाग पीठ की स्थापना की घोषणा भी की थी। यह पार्क 4,490 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में निर्मित है। इस शताब्दी स्मारक के तहत सफ़ेद संगमरमर के 5 स्तंभों का निर्माण किया गया है। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 के माध्यम से जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की। तो देखिए 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से आभासी माध्यम से किया गया। ठीक है, महोबा से आभासी माध्यम से प्रारंभ किया गया। ध्यान रखिएगा, उज्ज्वला 2.0 का प्रारंभ कहाँ से हुआ? महोबा से। वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में इस PMUY योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन वितरण की घोषणा की गई है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। ठीक है, इसके तहत ये अतिरिक्त
1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत कम आय वाले उन परिवारों को आच्छादित किया जाएगा जिन्हें पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया गया था। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। ठीक है, एक चूल्हा और एक भरा हुआ सिलेंडर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में और चीज़ें देखें तो 1 मई 2016 को स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के बलिया से किया गया था। ठीक है, और 2.0 का उदाहरण महोबा से किया गया। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक ईंधनों जैसे कि लकड़ी, कोयला, उपले इत्यादि का उपयोग करने वाले ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के परिवारों को स्वच्छ ईंधन जैसे कि एलपीजी उपलब्ध करवाना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था जब इसको प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2018 में इस योजना का विस्तार कर इसके अंतर्गत 7 और श्रेणियों की महिलाओं को लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया। ये 7 श्रेणियां कौन सी हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अंत्योदय अन्न योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग, चाय बागान संबंधित जनजातियां, वनवासी, द्वीपीय क्षेत्र एवं नदी द्वीपों में निवास करने वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया गया। इसके साथ ही एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को संशोधित कर जो पहले 5 करोड़ था उसे 8 करोड़ कर दिया गया। इस प्रकार 7 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़वां एलपीजी कनेक्शन औरंगाबाद, महाराष्ट्र में वितरित किया था। आगे बात करते हैं शून्य अभियान की कि शून्य अभियान क्या है। तो 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने आरएमआई एवं आरएमआई इंडिया के साथ शून्य अभियान की शुरुआत की है। यह उपभोक्ताओं एवं उद्योग के साथ मिलकर के शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों डिलीवरी व्हीकल्स को बढ़ावा देने की पहल है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाए जाने में तेजी लाना है। आगे बात करते हैं लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में। 5 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया। 6 अगस्त 2021 को यह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात इस विधेयक ने अधिनियम का रूप धारण कर लिया। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस विश्वविद्यालय का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। यह देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम किसी नदी, सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है। 2 चरणों में 7 वर्षों के लिए 750 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान से इस विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी। इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र लेह और कारगिल सहित पूरा लद्दाख होगा। उल्लेखनीय है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों यथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में विभाजन के फलस्वरूप लद्दाख में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं रह गया था, जबकि जम्मू एवं कश्मीर में वर्तमान में जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित हैं, मतलब 2 हैं। आगे बात करते हैं एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम की। तो 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में एक एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, यह लद्दाख में अवसंरचना विकास के लिए मुख्य निर्माण एजेंसी, मेन कंस्ट्रक्शन एजेंसी होगी। यह निगम लद्दाख में पर्यटन एवं परिवहन उद्योग के विकास के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के साथ ही स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विपणन सुविधाओं का भी विकास एवं विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस निगम की स्थापना से लद्दाख का एकीकृत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित होगा। आगे बात करते हैं उमलिंगला दर्रा। यह विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, मतलब मोटर वाहन योग्य सड़क है। 4 अगस्त 2021 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। इस सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था। इस सड़क का निर्माण हिमांग प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। यह 52 किलोमीटर लंबी डामरीकृत रोड है। उमलिंगला टॉप से होकर गुजरने वाली यह सड़क लद्दाख के चिशुमले एवं देमचोक गांव को आपस में जोड़ती है। यह सड़क माउंट एवरेस्ट के आधार शिविरों से भी ऊंचे स्थान पर निर्मित की गई है।
उल्लेखनीय है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाल स्थित दक्षिण आधार शिविर 17,598 फीट की ऊंचाई पर है, जबकि तिब्बत स्थित उत्तरी आधार शिविर जो है 16,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 17,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर से भी अधिक ऊंचाई पर यह सड़क निर्मित की गई है। प्रोजेक्ट हिमांग की बात करें तो लद्दाख में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए अगस्त 1985 में प्रोजेक्ट हिमांग को सीमा सड़क संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? लद्दाख में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए। इस प्रोजेक्ट को द माउंटेन टेमर्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। इसमें हिमांग परियोजना के तहत BRO अर्थात बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ लद्दाख में सड़कों और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जिसमें खारदुंगला, तंगलांगला और चांगला दर्रे में विश्व की कुछ अत्यधिक ऊंची मोटर योग्य सड़कें शामिल हैं। अभी तक विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का विश्व रिकॉर्ड बोल्विया की एक सड़क के नाम दर्ज था। बोल्विया अर्थात इसकी ऊंचाई 18,953 फीट रही है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार फेयरबैंक्स अलास्का जो कि अमेरिका में है से सेंटियागो जो कि चिली में है तक, फिर यहाँ से पूर्व की ओर ब्यूनस आयर्स से तक तथा ब्राज़ील में समाप्त होने वाली पैन अमेरिकन हाईवे विश्व की सबसे लंबी मोटर वाहन या मोटर योग्य सड़क है। इसकी लंबाई 24,140 किलोमीटर 15,000 मील है। आगे बात करते हैं लद्दाख के राज्य पशु एवं राज्य पक्षी के बारे में। तो 31 अगस्त 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड को राज्य पशु, जबकि काली गर्दन वाले सारस ब्लैक नेक्ड क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य का राज्य पशु कश्मीरी हिरण या हंगुल था, जबकि राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सारस है। चूँकि अब जो लद्दाख वाला पोर्शन इससे अलग हट करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो वहाँ के राज्य के पक्षी और पशु अलग अलग हैं। हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा उनशिया है, जबकि काली गर्दन वाले सारस का वैज्ञानिक नाम ग्रस्ट निग्री कोलिश है। उल्लेखनीय है कि आयुषियन की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में हिम तेंदुए को सुभेद की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि काली गर्दन वाला सारस जो है, जो कि पहले जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी था, अब यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों का ही राज्य पक्षी है। आगे चलते हैं। देखिए, हिम तेंदुए एवं उसके आवास को संरक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया था। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे के रूप में मनाया जाता है। आयुषियन रेड लिस्ट में काली गर्दन वाले सारस को संकटापन्न या संकटासन नियर थ्रेटेंड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। काली गर्दन वाले सारस लद्दाख में चांगथलांग क्षेत्र में पाए जाते हैं। ई-रूपी एक नया डिजिटल भुगतान साधन है। तो देखिए, 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान साधन ई-रूपी को लॉन्च किया। ठीक है, यह व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट एक डिजिटल भुगतान समाधान अ पर्सन एंड पर्पज स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है। यह डिजिटल भुगतान हेतु एक नगद रहित कैशलेस और संपर्क रहित अर्थात कॉन्टैक्टलेस साधन है। देश में नगद रहित लेन देनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य बाउचर आधारित भुगतान प्रणाली ई-रूपी का विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। ई-रूपी के विकास में वित्तीय सेवाएं विभाग, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की भी प्रमुख भूमिका रही है। मूलतः ई-रूपी एक डिजिटल बाउचर है जो लाभार्थी या उपयोगकर्ता को उसके फ़ोन पर SMS या QR कोड के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, यह एक पूर्व भुगतान प्रीपेड बाउचर होता है। जैसे आप मोबाइल प्रीपेड होता है कि आप पहले रिचार्ज करते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे यहाँ पर आप पहले पैसा पे कर चुके होते हैं फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल QR कोड या SMS के रूप में प्राप्त
इस ई वाउचर के माध्यम से किसी सेवा प्रदाता को भुगतान किया जा सकता है। यह भुगतान साधन उपयोगकर्ता को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना ही सेवा प्रदाता को भुगतान करने में सक्षम बनाता है। ई रूपी के प्रयोग हेतु किसी लाभार्थी का बैंक में खाता होना अनिवार्य नहीं है। यह एक ऐसी विशेषता जो इसे अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों से अलग करती है। ई रूपी कल्याणकारी सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। ई रूपी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और उसे अधिक पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके द्वारा एक आसान 2 चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान सुनिश्चित होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी भी साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे उपयोगकर्ता जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वे भी ई रूपी का प्रयोग कर सकेंगे। इंटरनेट कनेक्शन रहित स्थानों पर भी इसका उपयोग संभव हो सकेगा। ई रूपी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित भविष्य की डिजिटल मुद्रा CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से अलग है। CBDC भविष्य में जारी की जाने वाली एक डिजिटल मुद्रा है, जबकि ई रूपी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPC द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल वाउचर है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। आगे देखते हैं इसमें सहकारिता मंत्रालय गठन की। तो 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए एक पृथक मंत्रालय जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन गठन किया है। इस नए मंत्रालय का कार्यभार अमित शाह जो कि कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री हैं, इन्हें यह कार्य सौंपा गया है, मतलब इसके कैबिनेट मंत्री हैं। जबकि BL वर्मा को सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहुराज्य सहकारी समितियों MSCS मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के विकास को सक्षम बनाने के लिए कार्य करेगा। सहकारिता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2012 घोषित किया गया था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। लोक उद्यम विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज की बात करें तो 6 जुलाई 2021 को एक अधिसूचना के माध्यम से लोक उद्यम विभाग को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय से निकालकर वित्त मंत्रालय में जोड़ दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, जो लोक उद्यम विभाग था पहले यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के तहत आता था, अब यह वित्त मंत्रालय के तहत आता है। इस नए विभाग के जुड़ने से अब वित्त मंत्रालय में पहले जो 5 विभाग थे अब ये 6 विभाग हो गए हैं। इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अब वित्त मंत्रालय के जो विभाग हैं कौन कौन से? आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग और अब नया जुड़ गया है लोक उद्यम विभाग। ठीक है, साथ ही अब भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हो गया, इसका नाम अब चेंज हो गया है। यह ध्यान रखिएगा कि जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है उसको बनाने का कार्य आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के बारे में। तो 10 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जिसे AISHE 2019-20 के द्वारा जारी किया गया। तो इसे AISHE कहते हैं। ठीक है, इसका आप कुछ भी उच्चारण अपने हिसाब से कर सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन DHE द्वारा वार्षिक रूप से जारी AISHE अर्थात ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन श्रृंखला में यह 10वीं रिपोर्ट है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन, टोटल इनरोलमेंट जो है वर्ष 2018-19 के 3.7 करोड़ की तुलना में 2019-20 में ये 3.04% की वृद्धि के साथ 3.85 करोड़ रहा है। कुल नामांकन में महिलाओं की संख्या 49% रही है। भारत में छात्रों के सबसे अधिक नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है, जबकि इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पे तमिलनाडु का स्थान है। सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, उच्च शिक्षा में ये होता क्या? उच्च शिक्षा में नामांकित पात्र आयु वर्ग के छात्रों का परसेंटेज वर्ष 2014-15 के 24.3% के मुकाबले वर्ष 2019-20 में 27.1% रहा है। उच्च शिक्षा में संलग्न
संस्थानों की कुल संख्या के संदर्भ में भी उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितने संस्थान हैं? 8,985। इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है और कर्नाटक तीसरे नंबर पे है। उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक जेंडर पार्टी इंडेक्स GPI वर्ष 2018-19 के 1 के मुकाबले वर्ष 2019-20 में यह 1.01 रहा है। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात कितना रहा है? 26 रहा है। भारत में कॉलेजों की संख्या में शीर्ष 8 राज्य कौन से हैं जहाँ सर्वाधिक कॉलेज हैं? तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक है, चौथे पे राजस्थान है, पांचवें पे आंध्र प्रदेश है, पांचवें पे छठे पे तमिलनाडु है, सातवें पे मध्य प्रदेश और आठवें पे गुजरात है। तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। CEO वाटर मैंडेट के बारे में, CEO वाटर मैंडेट देखिए, 4 जून 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड CEO वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। इसके साथ ही NTPC लिमिटेड कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है। CEO वाटर मैंडेट इस पर हस्ताक्षर करने के उपरांत अब NTPC लिमिटेड विद्युत उत्पादन की अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधि को अंजाम देने के साथ ही जल संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु 3R अर्थात पहला R रिड्यूज कम करना, दूसरा R रीयूज पुनरुपयोग एवं तीसरा रिसाइकिल अर्थात पुनर्चक्रण को और अधिक बढ़ावा देगी। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2021 में भारत की 2 अन्य कंपनियां जैसे कि एक जल जो कि जयपुर राजस्थान की है, दूसरी सृष्टि लाइफ साइंस ये गुजरात के बड़ोदरा की है, इसको भी CEO वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई। मतलब ये भी जो है CEO वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई हैं। आगे देखते हैं इसमें, आगे एक सेकंड, CEO वाटर मैंडेट के बारे में बात करें तो CEO वाटर मैंडेट सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली अद्वितीय पहल है जो जल संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु व्यापारिक नेतृत्वकर्ताओं बिजनेस लीडर्स को एक मंच पर लाती है। इसकी स्थापना UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट की इस विशेष पहल का कार्यान्वयन पैसिफिक इंस्टीट्यूट अमेरिका के कैलिफोर्निया की भागीदारी में किया जाता है। NTPC के बारे में देखें, NTPC ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा तो 27 जून 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार NTPC लिमिटेड भारत में ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद HLDE UN हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के अंग के रूप में अपने ऊर्जा सघन लक्ष्यों एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स को घोषित किया है। NTPC ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये फैक्ट याद रखिए, 2032 तक, 2030 नहीं है, 2032 तक 60 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही NTPC ने वर्ष 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता नेट एनर्जी इंटेंसिटी में 10% की कटौती का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क। तो 12 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात स्थित कच्छ का रण में एक सौर पार्क की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, यह भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट होगी। इस पार्क से व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की योजना है। 13 जुलाई 2021 को NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। 21 अगस्त 2021 को NTPC ने विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम स्थित सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की है। इस तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 25 मेगावाट है। कितनी है? 25 मेगावाट। इसके अतिरिक्त तेलंगाना के रामागुंडम में NTPC द्वारा 100 मेगावाट क्षमता के तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा भी की गई है। मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार रामागुंडम परियोजना की कुल संचालित विद्युत उत्पादन क्षमता 80 मेगावाट तक पहुंच गई है। ध्यातव्य है कि NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड NTPC के 100% स्वामित्व वाली एक अनुषंगी इकाई है। अगला है तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 के बारे में। तो देखिए 3 जून 2021 को तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। देखिए इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार
और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली एजेंसियों एवं प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह सूचकांक भारत के सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के SDG 2030 को प्राप्त करने के संदर्भ में उनकी प्रगतिशीलता की निगरानी का एक प्रमुख उपकरण है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 3.0 के तहत 16 SDG में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान की गई है। वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में 115 संकेतकों के प्रयोग के द्वारा निर्मित किया गया, जो कि 16 SDG के 70 उपलक्ष्यों को आच्छादित करते हैं। कुल 16 SDG लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक स्कोर के आधार पर निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। आकांक्षी अर्थात एस्पिरेंट 0 से 49 अंक, अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर 50 से 64 अंक, वहीं अग्रणी फ्रंट रनर 65 से 99 अंक और वहीं लक्ष्य प्राप्तकर्ता अचीवर 100 अंक। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार या नवीनतम रिपोर्ट में भारत का संयुक्त स्कोर जो है वो कितना है, 66 है। तो ये आपका अग्रणी वाली श्रेणी में आएंगे, जबकि वर्ष 2019 में SDG भारत सूचकांक में यह 60 अंक था। ठीक है, कितना था, 60 अंक था, मतलब ये अच्छे प्रदर्शन करने वाले श्रेणी में थे तब। वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख अग्रणी की श्रेणी में पहुंच गए हैं। ठीक है, अग्रणी की श्रेणी में पहुंच गए हैं। इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल का स्थान प्रथम रहा है, जिसका स्कोर 75 है, जबकि हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु दोनों का स्कोर 74 है, संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं। SDG भारत सूचकांक 2020-21 जो शीर्ष राज्य उनको एक बार देखें तो केरल नंबर 1 पर है, हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु दूसरे पे है, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड 4 राज्य तीसरे पे हैं, चौथे पे हैं। ठीक है, ये चौथे पे है। इसके बाद सिक्किम जो है वो 8वें पे है, महाराष्ट्र जो है ये 9वें पे है। देखिए SDG भारत सूचकांक 2020-21 अंतिम 5 राज्य कौन से हैं, तो इसमें सबसे लास्ट में आपका बिहार है, 52 स्कोर है 28वें नंबर पे। 27 नंबर पे झारखंड है, 56 अंक है स्कोर। असम जो है ये 26 पर है, रैंक 26 है, यहाँ स्कोर कितना 57। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये चारों, ये जो 4 राज्य हैं ये 22वें स्थान पर है। ठीक है, और स्कोर कितना 60 है। छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा ये 19वें पे है। इनका जो रैंकिंग है कौन सी है, रैंकिंग इनकी 19वीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, और इनका स्कोर कितना है, इनका स्कोर है 61। आगे बात करते हैं SDG भारत सूचकांक 2020-21 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन। तो देखिए चंडीगढ़ नंबर 1 पे, दिल्ली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप 3 जो है ये 68 स्कोर के साथ दूसरे पे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 5वीं रैंक है इनकी 67 अंकों के साथ। जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख 66 स्कोर है 6ठे रैंक के साथ। वहीं दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव जो है ये 8वें स्कोर के साथ, 8वें रैंक पे के साथ 62 स्कोर इनका है। आगे देखते हैं, एक सेकेंड। विधानसभा चुनाव 2021 की बात करें तो वर्ष 2021 के अप्रैल मई माह में 4 राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए थे। केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा हेतु भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कुल 8 चरणों में चुनाव कराए गए जाने की घोषणा की गई थी। 8 चरणों के चुनाव 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या याद रखिए कितनी है, 292 है। ठीक है, और मतगणना यहाँ पे 2 मई को कराई गई थी। 2 विधानसभा सीटों क्रमशः शमशेरगंज और जंगीपुर में विधानसभा प्रत्याशियों की मृत्यु के कारण चुनाव संपन्न नहीं हुए। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन सीटों हेतु 30 सितंबर 2021 को चुनाव कराए गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम की बात करें, देखिए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को 215 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें, स्वतंत्र रूप से जो लड़े थे 1 सीट, राष्ट्रीय सर्कुलर मजलिस पार्टी को 1 सीट, कुल 294 सीटें हो गई। कुल 294 सीटें यहाँ पर हो गई।
ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 1962 के बाद से यह प्रथम अवसर रहा है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में वामपंथी दलों का प्रतिनिधित्व नहीं है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा तीसरी बार है ये। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव। तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना 12 मार्च 2021 को जारी की गई। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव एक ही चरण में 6 अप्रैल 2021 को संपन्न हुए थे। ठीक है, तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों के लिए। यहाँ आगे देखते हैं, इस चुनाव की मतगणना 2 मई 2021 को होती है। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों में से 133 सीटें डीएमके, 66 सीटें एआईडीएमके, 18 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और 4 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। 7 मई 2021 को डीएमके नेता एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उल्लेखनीय कि तमिलनाडु में सत्ता की बागडोर पिछले 10 वर्षों से ऑल इंडिया अन्ना द्रमिक मुनेत्रा कंजगम अर्थात एआईडीएमके के हाथों में थी। अब केरल विधानसभा चुनाव की बात करें तो केरल विधानसभा चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना 12 मार्च 2021 को जारी की गई थी। यहाँ राज्य की सभी कितनी सीटें हैं, विधानसभा सीटें 140 सीटें हैं, तो 140 सीटों के लिए चुनाव एक ही चरण में 6 अप्रैल 2021 को संपन्न कराया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक पार्टी या मोर्चा एलडीएफ ने केरल विधानसभा में 99 सीटें जीतने में कामयाबी पाई, जबकि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ जिसमें कांग्रेस भी शामिल है ये केवल 41 सीटों पर ही जीत हासिल कर सका। 20 मई 2021 को पिनरई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः शपथ ली। केरल के गठन के बाद से पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण किया है। असम विधानसभा की बात करें तो यहाँ असम की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 126 है। ठीक है, यहाँ पे चुनाव जो है 3 चरणों में संपन्न कराए गए थे। 3 चरणों में यहाँ पे चुनाव संपन्न हुए थे, 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल 2021 को। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 126 सदस्यीय असम विधानसभा के लिए चुनाव में 75 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन को केवल 50 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा ने शपथ ग्रहण किया। पुडुचेरी विधानसभा की बात करें तो पुडुचेरी विधानसभा के चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना 12 मई 2021 को जारी की गई। राज्य की सभी 30 विधानसभा सीटों के चुनाव एकल चरण में 6 अप्रैल 2021 को संपन्न हुए थे। राज्य विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को सत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीटें प्राप्त हो गई। भाजपा ने राज्य विधानसभा की 30 सीटों में से 6 सीटें और राजग में शामिल भाजपा के सहयोगी अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस ने 10 सीटें जीतकर राजग को सत्ता में स्थापित कर दिया है। 7 मई 2021 को एन रंगास्वामी, ये ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस से संबंधित हैं, ने पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ठीक है, एन रंगास्वामी ने। आगे बात करते हैं ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन की। तो मई 2021 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन की अवधि जो है ये न्यूनतम 5 वर्ष होगी। इस मिशन के कुछ उद्देश्य कौन कौन से? तापीय ऊर्जा संयंत्रों से अधिक मात्रा में कार्बन रहित ऊर्जा उत्पादन हेतु बायोमास को फायरिंग के वर्तमान 5% की स्तर में वृद्धि कर उसे उच्च स्तर तक ले जाना। ठीक है, ये एक पहला उद्देश्य है। दूसरा, बायोमास पेलेट तथा कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करना एवं विद्युत संयंत्रों तथा इसके परिवहन को सुगम बनाना। बायोमास को फायरिंग के संबंध में नियामक मुद्दों पर विचार करना। इस मिशन के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी की परिकल्पना की गई है, जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदि के प्रतिनिधि सहित सभी हितधारक शामिल होंगे। बायोमास को फायरिंग क्या होती है? तो किसी बॉयलर के भीतर प्राकृतिक गैस तथा कोयले जैसे अन्य ईंधन के साथ बायोमास पदार्थों के सम्मिश्रण तथा दहन को बायोमास को फायरिंग कहते हैं। यूएनएफसीसीसी ने कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में बायोमास को फायरिंग को एक कार्बन रहित प्रौद्योगिकी के रूप में मान्यता दी है। आगे देखते हैं, अम्बोली ये जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। देखिए, 31 मार्च 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाट स्थित अम्बोली में एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है।
इसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि सावंतवाड़ी तहसील जो कि सिंधुदुर्ग जिले में है, इसमें अंबोली के निकट ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक दल ने मृदु जल अर्थात फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली मछली की एक दुर्लभ प्रजाति सिस्टुरा हिरण्यकेशी की खोज की है। सिस्टुरा हिरण्यकेशी मृदु जल में पाई जाने वाली सिस्टुरा नामक मछली की एक दुर्लभ उप प्रजाति है। ठीक है, इस मछली का नामकरण अंबोली गांव के निकट बहने वाली हिरण्यकेशी नदी के नाम पर किया गया है। उल्लेखनीय है कि अंबोली क्षेत्र हिरण्यकेशी नदी के उद्गम स्थल तथा देवी पार्वती के मंदिर के लिए जाना जाता है। मृदु जल में पाई जाने वाली मछली की इन दुर्लभ प्रजातियों के आवास को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का निर्णय मत्स्यन गतिविधियों के परिणामस्वरूप इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए लिया गया है। यह महाराष्ट्र में 5वां ऐसा जैव विविधता विरासत स्थल है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले गढ़चिरौली जिले में ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, पुणे में गणेश खिंड, सिंधुदुर्ग जिले में मिरिस्टिका दलदल वनस्पति तथा जलगांव में लैंडोर खोरी पार्क को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, एक सेकंड आगे बात करते हैं सुजल नल से पेयजल मिशन के बारे में। तो देखिए 26 जुलाई 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में सुजल नल से पेयजल मिशन को लॉन्च किया। सुजल अर्थात ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन को लॉन्च किया। कब? 26 जुलाई को। ठीक है, इसी के साथ पुरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया जहां के लोगों को सीधे नल से 24 घंटे लगातार उच्च गुणवत्ता का पेयजल प्राप्त हो सकेगा। भारत के किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में अभी तक ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसी सुविधा केवल विश्व स्तरीय शहरों जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर आदि में ही उपलब्ध है। पुरी में सार्वजनिक स्थानों पर उच्च गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराने वाले नलों की स्थापना से प्लास्टिक वाटर बॉटल के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट के उन्मूलन में सहायता मिलेगी। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के बारे में। तो ये 30 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के अनुसार दुर्लभ रोगों को निम्न 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। समूह 1 एक बार उपचार की आवश्यकता वाले विकार। वहीं समूह 2 दूसरा क्या है, इसमें दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले विकार। समूह 3 ऐसे रोग जिनके लिए निश्चित उपचार डेफिनेटिव ट्रीटमेंट उपलब्ध है, लेकिन इसके उपचार की लागत बहुत अधिक है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा समूह 1 के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ रोगों के पीड़ितों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि RAN योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस वित्तीय सहायता का लाभ देश की लगभग 40% ऐसी जनसंख्या को प्रदान किया जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत केवल सरकारी तृतीयक अस्पतालों में उपचार हेतु पात्र हैं। इस नीति में एक क्राउड फंडिंग तंत्र की भी परिकल्पना है, जिसके तहत दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु एक सुदृढ़ IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉर्पोरेट क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्रों के संकाय कंसोर्टियम ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गठन किया जाएगा। यह रोकथाम एवं उपचार प्रयासों के मध्य समन्वय स्थापित करेगा। दुर्लभ रोगों की रोकथाम एवं उपचार से संबंधित विभिन्न गतिविधियों हेतु अन्य उत्कृष्टता केंद्रों के साथ समन्वय के लिए एम्स दिल्ली नोडल अस्पताल होगा। ठीक है, जो दिल्ली का एम्स है ये नोडल अस्पताल होगा। दुर्लभ रोग हेतु चिकित्सा विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय कंसोर्टियम अर्थात नेशनल कंसोर्टियम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थेराप्यूटिक्स फॉर रेयर डिजीज, ठीक है, का गठन किया जाएगा। देखिए, इसका संचालन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसमें ICMR का एक सदस्य होगा। अब बात करते हैं दुर्लभ रोग होते क्या हैं। दुर्लभ रोगों की कोई सार्वभौमिक या मानक परिभाषा नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दुर्लभ बीमारी को अक्सर जीवन भर के लिए दुर्बल करने वाली ऐसी बीमारी या विकार के रूप में परिभाषित करता है जो प्रति 1000 जनसंख्या में 1 या उससे कम लोगों को प्रभावित करती हो।
विभिन्न देशों में दुर्लभ रोगों को परिभाषित करने के लिए भिन्न भिन्न पैमाने जो निम्न चार्ट में दिए गए हैं। जैसे अमेरिका में प्रति 10,000 जनसंख्या पर व्यापकता के हिसाब से लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1,000 जनसंख्या में 1 है, और यहाँ पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर व्यापकता कितनी है 6.4, यूरोप में 5, कनाडा में 5, जापान में 4, दक्षिण कोरिया में 10,000 पे 4, ऑस्ट्रेलिया में 10,000 पर 1 और ताइवान में 10,000 पर 1 है। ये जो लिया गया है ये IC वर्मा उप समिति रिपोर्ट के सोर्स से लिया गया है। देखिए, भारत में व्यापकता प्रिविलेंस रेट के आधार पर दुर्लभ रोगों को परिभाषित करने के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं है, अतः भारत में दुर्लभ बीमारियों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। इस समस्या के समाधान हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR द्वारा अस्पताल आधारित दुर्लभ रोगों हेतु राष्ट्रीय रजिस्ट्री नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर डिजीज के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। आगे देखते हैं। इसमें देखिए, सामान्यतः भारत में किसी रोग या विकार को दुर्लभ तब कहा जाता है जब वह प्रति 2500 जनसंख्या में से 1 या उससे कम लोगों को प्रभावित करता है। भारत में अब तक लगभग 7,000 से लेकर 8,000 ऐसी बीमारियां दर्ज हुई हैं जिन्हें वैश्विक स्तर पर दुर्लभ रोगों की संज्ञा दी गई है। इनमें प्रमुख है पोम्पे डिजीज, साइस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, वुलन डिजीज इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस के बारे में बात करें तो प्रतिवर्ष फरवरी माह के अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष फरवरी माह के अंतिम दिन, वो 28 फरवरी भी हो सकता है, 29 फरवरी भी हो सकता है। 28 फरवरी 2022 को 15वें अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस 29 फरवरी 2008 को मनाया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2022 को के 75वीं वर्षगांठ के 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती आश्रम, गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया। कब किया गया? 12 मार्च 2021 को। तो ये डेट आपकी महत्वपूर्ण है। यह पहल 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीतियों एवं योजनाओं को तैयार करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया है। आगे देखते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने हेतु सुझाव एवं नीतिगत दिशा निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 259 सदस्यीय एक समिति का भी गठन किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय सहयोगी की भूमिका में होगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के निम्नलिखित उद्देश्य हैं कौन कौन से? इसके जरिए आज़ादी से जुड़े हुए अनेक नाम जो इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं अर्थात अनसंग हीरोज को सामने लाना। 1857 से लेकर 1947 के मध्य चले स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देशवासियों तथा युवा पीढ़ी को देना। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के सामने 75 वर्षों की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना तथा अगले 25 वर्षों के लिए देश के संकल्प की एक रूपरेखा तैयार करना है। अर्थात कुल 100 वर्षों का कार्यक्रम है। ठीक है, 75 पहले के और 25 आगे के। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर या उत्सव के लिए 5 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से? स्वतंत्रता संग्राम, 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष पर उपलब्धियां, 75 वर्ष पर कार्य और 75 वर्ष पर संकल्प। युवा प्रधानमंत्री योजना के बारे में बात करें तो 29 मई 2021 को उच्च शिक्षा विभाग, जो कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है, द्वारा 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यूथ यंग ऑथर्स को लॉन्च किया गया है। युवा योजना के संदर्भ में युवा का पूर्ण रूप है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। युवा योजना इंडिया @75 परियोजना या आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही एक अंग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 2 वीडियो के तहत पूरे राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आपको एक बात और बता दूँ, यदि आपको इस पूरे जो भी PDF है इसमें यदि आपको कहीं पे भी कोई गलती मिलती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपके पास कोई प्रूफ हो तो उस प्रूफ को भी आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।